नमस्कार। वेलकम यू ऑल एट लिंकिंग लॉस। मैं हूं आदर्श मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट लॉ के सिलेबस के रिगार्डिंग, है ना। ये यूजीसी नेट लॉ एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, या फिर यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ के कंप्लीट और डिटेल सिलेबस के बारे में। सिर्फ हम लोग यहाँ पे यूनिट्स को नहीं देखेंगे, बल्कि एक समझने की कोशिश करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस एक्चुअली किस माइंडसेट से बना होता है आपका, कौन से यूनिट आपके हाई स्कोरिंग होते हैं, है ना, कौन से यूनिट कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कौन से यूनिट बिगनर के लिए होते हैं, है ना, कौन से यूनिट्स बिगनर को टफ लगते हैं, और कौन से यूनिट रट्टा नहीं बल्कि लॉजिक मांगते हैं आपके, है ना। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सिलेबस उनके पास होता है, बुक भी होती है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, और बिना डायरेक्शन के प्रिपरेशन बस हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क आपका कभी नहीं हो सकता ना। और कोई भी एग्जाम आज के टाइम पे आपको क्रैक करना है तो स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए। हार्ड वर्क आपको नहीं भी आता रहेगा तो भी आप स्मार्टली चलेंगे तो क्लियर कर लेंगे एग्जाम को। समझ रहे हैं आप? और अगर जून 2026 को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक बार यूजीसी नेट लॉ के सिलेबस को गो थ्रू करें, उसको देखें कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बराबर है? देखिए, अगर मैं कहूं कि आप फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट लॉ अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर आप मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, या जून 2026 को टारगेट करके सीरियस प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी ये लेक्चर आपके लिए फाउंडेशन क्लैरिटी वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, वन बाय वन देखेंगे हम लोग नेट के सिलेबस को, है ना। देखिए, एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो आपको पता है आपका नेट जो है वो दो पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो आपका पेपर 1 होता है ये आपका जनरल स्टडी का पेपर होता है ना। और पेपर 2 जो आपका होता है वो किसका होता है? वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। वो आपका सब्जेक्ट क्या है? लॉ है तो लॉ रहेगा, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 1 और पेपर 2 आपका ऐसा नहीं है कि एक पेपर आपने सुबह दिया, दूसरा पेपर आप शाम को दे रहे हैं, दोनों एक साथ आपका कवर होता है। पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें यहीं पे, तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, पहले भी हमने देख लिया था, और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इसका मतलब आपका कितना हो गया? 100 मार्क का क्वेश्चन हो गया। बराबर है? लॉ की अगर हम लोग बात करें तो लॉ में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया, और टोटल 200 मार्क का आपका ये पेपर बनता है। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे तो टोटल आपका 300 का पेपर आता है। ठीक, परसेंटाइल बेस्ड होता है। आप कट ऑफ आपका फ्लक्चुएट होता है, आप हाई स्कोर करेंगे तो जेआरएफ करते हैं, उसके बाद नेट करते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, देन आप पीएचडी क्वालिफाई करते हैं, और एक आपका फोर्थ होता है नॉट क्वालिफाइड, है ना। अगर आप कुछ नहीं करते तो नॉट क्वालिफाइड है। बराबर है? तो ये पेपर आपका ऐसे डिवाइड है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा पेपर 1 को देखेंगे, देन हम लोग पेपर 2 पे आएंगे, है ना। पेपर 1 आपका जनरल स्टडी का पेपर होता है, कॉमन पेपर है सबके लिए, चाहे जिसका कोई भी पेपर हो, पेपर 1 सबके लिए आपका कॉमन ही होता है। ठीक है, तो पेपर 1 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च स्किल, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करता है। ठीक है, लॉ स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ये आपका क्रूशल रोल प्ले करता है ओवरऑल क्वालिफिकेशन में। ओके,
टोटल 10 टॉपिक्स होते हैं इसमें भी। वेटेज सभी यूनिट का इक्वल होता है। नेचर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ओके। यूनिट वाइज ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो यूनिट वन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें ये आपके सब यूनिट है, जिसमें पहला आपका है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। बेसिकली टीचिंग कैसे होती है ना, टीचिंग के स्टेजेस क्या हैं, लेवल क्या है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है ना, लर्नर कौन होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड वर्सेस टीचर सेंटर मेथड, ये क्या होता है ना। इवेल्युएशन सिस्टम, है ना, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है ना। जैसे आपका जो सेमेस्टर होता है वो समेटिव में आता है कि फॉर्मेटिव में आता है, या फिर जो आप यूनिट टेस्ट देते हैं वो फॉर्मेटिव में आता है कि समेटिव में आता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक देखनी पड़ती है आपकी गुड टीचर की, एक अच्छे टीचर की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या करेक्टर्स हैं, है ना। ऐसे ही एक अच्छे लर्नर की क्या करेक्टर्स हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी ना। बैरियर्स आपको देखने पड़ेंगे, इफेक्टिव टीचिंग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी बैरियर्स आते हैं, बराबर है। तो ये पेपर वन यूनिट वन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ये कुछ मेजर चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम लोग यूनिट टू में आए तो यूनिट टू आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और रिसर्च प्रोसेस क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, आप डॉक्ट्रिनल क्या होता है, नॉन डॉक्ट्रिनल क्या होता है ना, व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज डेटा कलेक्शन, है ना, व्हाट इज वेरिएबल, ये सारी चीज़ें। रिसर्च एथिक्स क्या है ना, और प्लेग क्या होता है ना, कितने परसेंट पे आपका प्लेग नहीं माना जाता, कितने परसेंट पे आपकी चीज़ें रिजेक्ट होने लगती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है बेसिकली, है ना, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, बेसिकली रिसर्च के जो प्रोसेस होते हैं ना वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, ओके। फिर यूनिट थर्ड आपका आता है रीडिंग कम्प्रीहेंसन। रीडिंग कम्प्रीहेंसन में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होता है, और आपको पैसेज मिल जाएगा, पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको सारे क्वेश्चंस इस पैसेज से पढ़ के अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ओके। और फिर यूनिट फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट फोर्थ आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशंस, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, आपका मास कम्युनिकेशन क्या है ना, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। बैरियर्स क्या क्या आ सकती हैं कम्युनिकेशन में, है ना, आती है ना, आप फ़ोन पे बात करते हैं तो भी बैरियर आती है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो भी कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है, वो भी एक बैरियर है आपका, बराबर है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है ना, मास मीडिया भी इसमें आप पढ़ेंगे, है ना, जो आपकी मूवी वगैरह पूछी जाती है वो यहीं से ली जाती है, ओके। यूनिट 5 आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, रिलेशनशिप, है ना, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, नंबर लेटर सीरीज, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ओके। उसके बाद यूनिट 6 आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका डीआई में टेबल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, है ना, और 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये काफ़ी इजी होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपको बेसिक मैथ पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से अटेंड कर पाते हैं, और स्टार्टिंग के ही 5 क्वेश्चंस ये हमेशा से रहते हैं, है ना, जैसे आपका कंप्रीहेंशन का लास्ट का 5 क्वेश्चंस रहता है, ठीक। उसके बाद आपका यूनिट 7 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है,
जिसमें बेसिक्स मैथ आते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक मैथ जो होती हैं वो पूछी जाती हैं आपकी यूनिट 7 में। उसके बाद यूनिट 8 की हम लोग बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है ना, व्हाट इज इंटरनेट, है ना, इंट्रानेट, ये सारी चीज़ें। MS ऑफिस से कुछ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना, डिजिटल टूल, MS एक्सेल की कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ई लर्निंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डिजिटल एथिक्स क्या है ना, मालवेयर क्या है, हैकिंग क्या है, फिजिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, हार्ड ड्राइव, है ना, ये सारी चीज़ें। और मेमोरी, ये बेसिक जो कंप्यूटर होते हैं ना, बेसिकली वहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता है। और कुछ चीज़ें आपकी वीडियो से बनती हैं, PDF, MP4, MP3, ये फाइल के जो नाम होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यूनिट 8 से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यूनिट 9 को देखें तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करता है, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, है ना, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन आप देखेंगे। आपका एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपका यूनिट 2 में भी है ना। तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जैसे जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जो आपके समिट्स हुई हैं, है ना, जैसे कॉप की जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें UN की जो समिट हुई हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें। और क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ये कुछ आपको यूनिट 9 से पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। देन लास्ट यूनिट आपका है यूनिट 10, है ना। यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नेंस की बात करता है, जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, जैसे वैदिक इरा में क्या था, है ना, गुरुकुल सिस्टम क्या था, फिर धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई, और बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या था, तक्षशिला, नालंदा, है ना, मिथिला यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पे। और फिर आप आ जाएंगे मॉडर्न इरा में, तो फिर 1830 से लेके, जहाँ से आपका 1 लाख सैंक्शन किया गया था इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। फिर मैकॉले मिनट आपका आया, वो डिस्पैच आया जिसे मैग्ना कार्टा आप कहते हैं। फिर वहाँ से आप चले आएंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 1904 में एजुकेशन कमीशन फिर आ जाएगा। फिर UGC आपकी 1956 में। तो ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ने को मिलेंगी। बाकी जो अलग अलग कमीशन आई हैं, जैसे जैसे चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं, यहाँ लास्ट तक आपको NEP तक, है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, UGC, AICTE, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उसको भी आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड प्रोफेशनल एथिक्स भी आपको पढ़ना है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो हायर एजुकेशन भी सिंपल कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल भी है थोड़ा सा। अच्छा हाँ, जो 5 ईयर प्लान था उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, तो ये आपका 10 यूनिट पेपर 1 से रिलेटेड है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसे आप लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते, है ना। इसलिए मैंने जब आपका सिलेबस बताने का सोचा तो उस टाइम मैंने सिर्फ लॉ को आपको नहीं बताया, आपको पेपर 1 का भी साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इक्वली उतना वेटेज रखता है। अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, अब हम आ जाते हैं पेपर 2 पे, जो आपका पेपर है, और वो पेपर क्या है, लॉ, बराबर है। तो लॉ कोड 58 याद रखिएगा। इसमें भी आपको टोटल 10 यूनिट मिल जाएंगे, और हर यूनिट में आपके जो सब यूनिट्स हैं वो भी 10 आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला यूनिट आपका क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, न्यायशास्त्र। ठीक है, इसमें जो आपका पहला टॉपिक है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। व्हाट इज सोर्स ऑफ लॉ? कौन से आपके आर्टिकल में मिलता है UN के सोर्स ऑफ लॉ, है ना। नेचर क्या है लॉ का, अलग अलग जूरिस्ट ने लॉ को बता रखा है कि लॉ क्या है ना। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, अलग अलग जूरिस्ट ने समझा रखा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अलग अलग राइटर्स की बुक हैं,
अलग अलग जूरिस्ट की बुक हैं वो भी यहाँ पूछी जाती हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आपका नेचुरल लॉ स्कूल, पॉजिटिव लॉ स्कूल, है ना, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, ये सारे स्कूल से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, बराबर है। तो जो न्यायशास्त्र के विभिन्न सिद्धांत हैं, संप्रदाय हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। लॉ एंड मोरालिटी, है ना, हार्टफुल का डिबेट इस पे अच्छा खासा है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज मोरालिटी, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपको बनती हैं। कॉन्सेप्ट एंड राइट एंड ड्यूटीज, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ड्यूटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड, है ना, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं अधिकार और कर्तव्य। लीगल पर्सनालिटी क्या है ना, क्या अनबॉर्न पर्सन लीगल पर्सन में आएगा, क्या जो डेड पर्सन है वो लीगल पर्सनालिटी होगी, क्या जो कंपनीज है वो लीगल पर्सन होगी, क्या जो आइडल है वो लीगल पर्सन होगी, क्या जो मॉस्क है वो लीगल पर्सन होगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग केसेस में हेल्ड हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिबा का केस जैसे आप ले लीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, है ना, व्हाट इज ओनरशिप, तो ओनरशिप भी आपको पता होनी चाहिए, कितने टाइप की ओनरशिप होती हैं, क्या क्या ओनरशिप होती है ना। पोजेसन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेसन, ये आपको अलग अलग जूरिस्ट ने बता रखा है कि ऑनरशिप क्या है, पोजीशन क्या है ना। ऑस्टिन को देखेंगे, सामंड को देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, दायित्व की अवधारणा, है ना। फिर आप आ जाएंगे लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट पे, यूनिट नंबर 8, है ना। यहाँ से ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी से आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी ऐसा मत छोड़िए जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है और बन जाए और आपने उसको नहीं पढ़ा है। आपके पास लास्ट में 1 महीने में टाइम मिल रहा है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, ये चीज़ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप साथ साथ में सब कुछ पढ़ते हुए चलिए। ओके, तो लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस एंड मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, आपका ये आपका जूरिस्प्रूडेंस का तो काफ़ी अच्छा खासा एक सिलेबस है। और एक इसलिए भी है क्योंकि आप जो नेट दे रहे हैं एग्ज़ाम, ये कोई प्राइमरी की टीचर आप नहीं बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने जा रहे हैं, है ना, एक रिसर्चर आप बनने जा रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बराबर है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम लोग यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून, ठीक है, जिसमें जो आपका सब टॉपिक 1 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक। जिसमें प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, डीपीएस भी है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड केसेस भी आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो केसेस आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना, संघ एवं राज्य विधायिका और विधायी शक्तियों का विभाजन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा और हाई कोर्ट भी आपका आ जाएगा, दोनों आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर हम इमरजेंसी प्रोविज़न पे बढ़ते हैं, तो तीनों इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगी। और टेम्परेरी प्रोविज़न जैसे अलग अलग स्टेट, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जो आपके टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न है, वहाँ से क्वेश्चन आपको आर्टिकल बेस्ड मिल जाते हैं बेसिकली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपका ये जो लास्ट का 3 टॉपिक है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट हैं, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है ना, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, फिर हम यूनिट 3 पे आते हैं। तो यूनिट 3 आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है एंड आईएचएल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला सब यूनिट आपका है इंटरनेशनल लॉ, डिफिनीशन, नेचर एंड बेसिस, ठीक है। अलग अलग जूरिस्ट ने डिफिनीशन दिया है कि इंटरनेशनल लॉ आपका ट्रू लॉ है या नहीं है ना। डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीज़ें, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
आर्टिकल 38 जब आप देखने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड गवर्नमेंट को। नेशनैलिटी क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होता है, रिफ्यूजी क्या होती है, आईडीपी क्या होती है, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा यूनिट 3 में। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन, जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन हैं, आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट में लिखिए यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं, है ना। देखिए, दो टाइप के ऑर्गन होते हैं। एक तो जो आप जानते हैं जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है ना, इकोसॉक है, आपका आईसीजे है, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर एक आपकी स्पेशल ऑर्गन्स होती हैं जो 15 हैं, है ना, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। WTO स्पेशल ऑर्गन है यूएन का कि नहीं है, WTO से पहले क्या था, गेट, उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, यहाँ से कुछ कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, है ना। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ से कुछ केसेस भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं, तो ठीक ठाक केसेस आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये लास्ट का दो टॉपिक आपका IHL से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अब आते हैं यूनिट 4 पे, जो आपका लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, आपराधिक कानून। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन से आते हैं कि क्या मुझे आपराधिक कानून लॉ ऑफ क्राइम में क्या पूरा IPC पढ़ना पड़ेगा या फिर पूरा BNS पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें IPC एज वेल एज BNS दोनों से क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो कोशिश करिए अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है जून का, उसमें भी आप दोनों ही पढ़ के चलें, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं कि वहाँ आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, और वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो समझिए कि थोड़ा सा फिर वहाँ पे आप मिस करने लगते हैं GRF वगैरह। तो सब नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें जो दिया है वही आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, कुछ एक जो चैप्टर है वो कवर नहीं होता। जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपको एक्टस रेस क्या है, मेंस रिया क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, इनक्वेट क्राइम जो आपके अपूर्ण अपराध हैं, जैसे क्या आ जाएगा अपूर्ण अपराध में, अबेटमेंट, है ना, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ये सारे आपके क्या हो गए, इनक्वेट क्राइम हो गए। जनरल एक्सेप्शंस आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, है ना। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो आपका अब BNS में चैप्टर नंबर 5 है, वो भी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफेटिंग, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, है ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंड पनिशमेंट एंड विक्टिम कंपनसेशन भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे पनिशमेंट में आप काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। थियरीज ऑफ पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगा, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, है ना, ये सारी चीज़ें। ओके, और यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि IPC BNS दोनों अभी अभी के लिए दोनों आप पढ़ते हुए चलें। ठीक है, फिर आपका आता है यूनिट नंबर 5, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अपकृत्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून, है ना, जिसमें पहला आपका नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि टॉर्ट का नेचर क्या है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटीज, व्हाट इज टॉर्ट, टॉर्ट है कि टॉर्ट्स है ना। सामंड विनफील्ड का आपको याद होगा बाइफर्केशन, है ना, पिजन होल थियरी जहाँ पे आती है। जनरल डिफेंस क्या है टॉर्ट में, है ना, एक्ट ऑफ गॉड, इनविटेबल एक्सीडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेसिफिक टॉर्ट में आपको नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, है ना, रिपोर्टेंस ऑफ डैमेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, व्हाट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, कौन से केस से आया था, है ना, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1987, है ना, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस। एंड फिर टॉर्सस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, जिसमें आपको कई सारे सीरीज ऑफ केसेस जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में आप नहीं देखते हैं वैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है ना, कंपटीशन एक्ट है। ठीक है, तो आपको ये तीनों एक्ट भी कवर करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन इन तीनों एक्ट में आपको यहाँ पे तो पूरा दे दिया है, लेकिन पूरा आता नहीं है। उसमें से 2-3 चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनता है बार बार, तो आपको उतना ही कवर करना है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बराबर है, ओके।
अब आते हैं हम लोग यूनिट 6 पे। यूनिट 6 आपका किससे रिलेटेड है? यूनिट 6 आपका रिलेट करता है कॉमर्शियल लॉ से, वाणिज्यिक कानून, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आप कोई बता सकता है क्या ई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट कौन सा सेक्शन करता है और कौन से एक्ट में? हाँ, अगर कोई बता पाए तो ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको मान के चलिए आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना है, आपको ए जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना है, 1 to 75 एंड फर्दर मोर। तो ये सारी चीज़ें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, वाइड एंड वाइडेबल एग्रीमेंट क्या है। तो इन्होंने भले ही टॉपिक दे दिया है आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी कुछ चीज़ें कवर होती हुई मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया आपका 1930 का। पार्टनरशिप एक्ट हो गया आपका। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक, अब ऐसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है ना। स्टार्टिंग के कुछ प्रोविजंस और कुछ एक आध दो सेक्शन हैं जो बीच के हैं, बाकी फिर लास्ट का चैप्टर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में भी सारा कंपनी लॉ पढ़ने जाएंगे तो आप खुद ही 3 महीने में बस कंपनी लॉ पढ़ के हटेंगे, है ना। लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इनकॉर्पोरेशन आपको पढ़ना है ना। शेयर्स पढ़ने हैं, डिवेंचर्स पढ़ने हैं, और डायरेक्टर्स को पढ़ना है आपको, मीटिंग्स को पढ़ना है। डायरेक्टर जैसे 149 आपका हो गया, है ना। मीटिंग्स को आपको पढ़ना है, अलग अलग टाइप की मीटिंग्स होती हैं। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लास्ट टॉपिक है, आपको उसको देखना है ना। तो कॉमर्शियल लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनी लॉ को आपको कवर करना पड़ेगा। ओके, देन आपका यूनिट नंबर 7 आता है फैमिली लॉ, पारिवारिक कानून। इसमें सोर्सेस और स्कूल पढ़ने पड़ेंगे, दोनों हिंदू लॉ एज वेल एज मुस्लिम लॉ के, है ना। मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दोनों की, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। मैट्रिमोनियल रेमडीज, लिव इन रिलेशनशिप, फॉरेन डिक्री, मेंटेनेंस, डॉवर, स्त्रीधन, है ना। डॉवर आप चले जाएंगे तो मुस्लिम लॉ में है, मेंटेनेंस हिंदू मुस्लिम दोनों लॉ में है, एंड स्त्रीधन आपका हिंदू लॉ में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, है ना। अगर हम कहें तो पूरा हिंदू और मुस्लिम लॉ आपको देखने को मिलेगा। एडॉप्शन है, गार्जियनशिप है, एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट आप पढ़ लेंगे। सक्सेशन है एंड इनहेरिटेंस है ना। व्हाट इज विल, गिफ्ट, वफ, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंड लास्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आर्टिकल, बराबर है। तो ये आपका हो गया फैमिली लॉ का सिलेबस। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 8, जो है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ। तो मैंने जब पेपर 1 अभी आपको मैं बता रहा था तो आपको बताया ना मैं कि इन्वायरमेंट आप वहाँ पे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है जो कन्वेंशंस होते हैं, जो समिट्स हुई हैं, उसको याद करने में, ठीक है। बाकी यहाँ पे केसेस के अच्छे खासे लिस्ट हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, ये आपको यूनिट 1 में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ, अलग अलग जो इंटरनेशनली चीज़ें हुई हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, ना इंडिया में उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हुई, है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है आपका, है ना। फिर ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया है आपका, या देखिए इधर टॉपिक है ना, 2010 में आया था, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और EIA एंड हैजार्डस वेस्ट कंट्रोल, ये तो 5 टॉपिक आपके हो गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद इसी में आप और नीचे आएंगे जो सब टॉपिक्स हैं, तो आपको इसी में मिल जाएगा ह्यूमन राइट लॉ। क्या मिल जाएगा? ह्यूमन राइट लॉ, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, है ना। यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट, इसमें जैसा कि आपको पता है 3 चीज़ें आती हैं, है ना। ग्रुप राइट, ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट इन इंडिया, जो आपका इंडिया का ह्यूमन राइट एक्ट है ना, वो भी आपको देखने को पड़े मिलेगा। ओके, फिर आपका यूनिट नंबर 9 आता है। यूनिट नंबर 9 आपके IPR एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? IPR एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, ठीक है। जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ना है, थियरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
पढ़ना है ना, पर्सनहुड थ्योरी क्या है, लेबर थ्योरी क्या कहती है, ये सारी चीज़ें है ना। और इंटरनेशनल आईपी कन्वेंशन जो हुए हैं अभी तक है ना, टिल 1862 टू अभी जो 1995 में आपका हुआ था, क्या हुआ था, ट्रिप्स है ना, ट्रिप्स ने सारे कुछ चेंज कर दिए थे। तो यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका फोर्थ आता है कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट। आपको पूरा कॉपीराइट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हैं पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, चलेंगे हम लोग क्लास में तो देखेंगे। पेटेंट लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका 6 सब यूनिट है आपका बताता है ट्रेडमार्क लॉ, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। जीआई एक्ट ये भी आपको देखना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, पूरा एक्ट आपको नहीं देखना है, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी है ना। उसके बाद इसी में लास्ट के दो जो टॉपिक हैं आपके, वो एक तो है आपका आईटी एक्ट है ना, और उसी में साइबर क्राइम एंड पेनल्टी जो 66 ऑनवर्ड्स आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो दो इसमें जो है वो आईटी एक्ट से भी रिलेटेड है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक ठाक सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, टाइम लेगा, इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यूनिट 10 में आप चले जाएं तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, ये आप थोड़ा सा जो आपका यूनिट 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उससे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं है ना। तो कंपैरेटिव लॉ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में कैसा है ना, यूएसए में कैसा है, ब्रिटेन में कैसा है, कनाडा में कैसा है, फेडरलिज्म मॉडल कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, रूल ऑफ लॉ कैसे आया आपका है ना, सेपरेशन ऑफ पावर किस कंट्री में है, किस कंट्री में नहीं है, कौन सा आर्टिकल अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है तो कहता कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहाँ पे है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है ना। तो इंडिया से रिलेट करके आपको 3 से 4 कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। संवैधानिक समीक्षा प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू सिस्टम है ना, कि यूएस से लिया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो और कौन से कंट्रीज में है ना, कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कहाँ से आया था, यूएस में कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बात करता है ना। फिर आपको ओम्बड्समैन पढ़ना है ना, सबसे पहले कहाँ आया था, स्वीडन में आया था, इंडिया में आपका कब आया, अभी हाल ही में क्या उसका स्टेटस है। उसके बाद थोड़ा सा आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा एंड ओपन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, बराबर है। तो ये आपके जो टोटल 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में 10 सब टॉपिक्स हैं है ना। तो एक को भी आप अभी इग्नोर नहीं कर सकते, अभी आपके पास टाइम है, आराम से अपना टाइम लीजिए, अच्छे से एक एक यूनिट को कवर करते हुए आप चलिए। ठीक है, आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा। और वैसे भी आपका लिंकिंग लॉ खुद बुकलेट जारी कर चुका है ना, तो उसकी बुक आप ले सकते हैं, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लियर कर लेंगे है ना। पेपराथॉन भी है लिंकिंग लॉ का, लिंकिंग लॉ का आपका स्टडी मटेरियल किट में वो आ जाएगा है ना। आपका एमसीक्यू भी है, मतलब मॉडल पेपर भी है, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आप सिलेबस देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा है, लेंदी है, तो आप उसे डेली और वीकली टारगेट के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं है ना, उसे डिवाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, छोटा छोटा आप टॉपिक बनाएंगे, छोटा छोटा आप अपना टारगेट रखेंगे तो आप उसे अचीव कर लेंगे। अभी इतना बड़ा दिख रहा है, जब उसे ब्रेक कर देंगे ना तो अचीवेबल हो जाता है वो चीज़। रिवाइज करिए इंपॉर्टेंट केस लॉ को, केस लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सीक्वेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको है ना, कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेपर 1 और पेपर 2 को आपको बैलेंस करना आना चाहिए है ना। जब तक आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे आपके लिए मुश्किल होने वाली है, आप किसी एक पेपर के भरोसे बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते है ना, तो बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आप पहली चीज़ तो सिलेबस देखिए और पूरे सिलेबस को आप अपने बैठा लीजिए दिमाग में है ना। फोकस करिए हाई वेटेज यूनिट पे, ये हम बताएंगे टाइम आने पे, अभी हाल फिलहाल में आपके लिए सारे यूनिट्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं है ना। स्टे अपडेटेड विद द यूजीसी नोटिफिकेशन, ये हम आपको देते रहेंगे है ना। मॉक टेस्ट आप देते रहिए, वीकली दीजिए, मंथली दीजिए है ना, सेल्फ इवेल्युएशन इससे अच्छा होता रहता है। और कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, अगर आप एक दिन में 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 2 घंटे पढ़िए, 4 पढ़ रहे हैं तो डेली 4 पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आप 2 घंटे पढ़ें, एक दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये सही नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिए। ओके।
बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका यूजीसी नेट लॉ का कंप्लीट सिलेबस का आपका ओवरव्यू। ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छे से समझा, एक एक सब टॉपिक को समझा, क्या आपको पढ़ना है। और एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, यूजीसी नेट लॉ आपका रट्टा बेस्ड एग्जाम नहीं है ना, आप रट के नहीं निकाल सकते। ये एग्जाम आपसे लीगल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनालिटिकल थिंकिंग मांगता है, उसको आपको चेक करता है। और इसलिए सिलेबस को सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको, है ना, समझिए उसे, लिंक करिए उसे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसको पढ़िए, है ना, काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और यहीं पे आप देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती भी करते हैं, वो या तो सिलेबस अधूरा छोड़ देते हैं या बिना प्रॉपर सीक्वेंस के पढ़ते हैं ना। आप सीक्वेंस से पढ़िए, एक एक यूनिट आप खत्म करिए, है ना। तो इसी गैप को फिल करने के लिए लिंकिंग लॉ जून 2026 के लिए, यूजीसी नेट लॉ के लिए एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च कर रहा है। कब? 15 फरवरी 2026 को, जिसकी वैलिडिटी 4+1 मंथ होने वाली है। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस लाइन बाय लाइन कवर किया जाएगा, है ना। हर यूनिट के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डिस्कशन होगा उस पर, है ना, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी आपकी, है ना। बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो, दोनों के लिए आपको गाइडेंस दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और ये बैच उन स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ एग्जाम में बैठना नहीं चाहते कि एग्जाम दे दिया, निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला, है ना, बल्कि यूजीसी नेट लॉ जो क्वालिफाई करना चाहता है उसके लिए ये बैच लाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्शन चाहिए, है ना, आप सेल्फ स्टडी से कभी दिन पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, है ना, मेंटोरशिप चाहिए आपके सर की, है ना, तनसुख सर आपको मेंटोरशिप देंगे और उनकी क्लासेस बेस में होंगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, समझ के आपको पढ़ना है, तो आप बिल्कुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी, है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे, है ना, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, आपको स्टडी मटेरियल किट आपके लिए भी है, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए इसकी यूज़ कर सकते हैं, है ना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इंग्लिश एडिशन भी है, हिंदी एडिशन भी है ना। QR कोड स्कैन करके आप इसके मंगवा सकते हैं। और पेपर भी आपके लिए है, 5 मॉक टेस्ट भी आपके लिए बनाया गया है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, है ना। आपको हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा 5 मॉडल पेपर। बाकी आप पढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।